सर्वोदय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत ठीक रहना ही चाहिए। आज हम लोग वीरेन डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद कविता पढ़ेंगे। कहा कि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई, जो कि शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में रिश्ता काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्हें इसी दुनिया में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में हृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन हमारी बेपरवाहियों के भीतर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। यह कविता हमारी नींद। कहा कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र सिंगों, कोमल सिंगों से ढकेलना शुरू की। बीज की फूली हुई छत से भीतर से एक मक्खी के जीवन क्रम पूरा हुआ। शिशु पैदा हुए और उनमें से कई मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। इसके माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि नींद के दौरान कवि को क्या क्या महसूस होता है, उसके बारे में उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। कहा है कि बीज मूल रूप में अचेतन रहता है और जब वह मिट्टी यानी पानी, धूप, हवा इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह पौधे से पेड़ का रूप धारण कर लेता है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार एक कवि भी उसी बीज के समान होता है, क्योंकि जब वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने लगता है तब वह गहरी नींद में खो जाता है, अर्थात उसके चिंतन में लग जाता है। कहा कि इसी भावुकता की दशा में उसके भीतर उन समस्याओं के प्रति संवेदना का स्फुरन होता है तथा कवि को अपनी सहानुभूति जो अभिव्यक्ति होती है उसे प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद कहा कि
गरीब बस एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे भी गए। इसका मतलब उन्होंने बताया कि सुविधाभोगी गरीब जनता का शोषण करके स्वयं तो ऐश्वर्य का जीवन बिताते हैं, जबकि सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने हार मांस को गलाने वाले मक्खी मानकर उनका हक डकार जाते हैं। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? ये उन अत्याचारियों के बारे में कहा जा रहा है जो गरीब जनता पर अत्याचार करते हैं। अर्थात सीधा प्रहार यहाँ पर जनता के ऊपर, ये नेताओं के ऊपर किया गया है। उनका मानना है कि दुख में जन्म लेने, दुख में मरने के लिए इनका जन्म होता है। ये दुख भोगने के लिए आदी हो जाते हैं, इसलिए इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। जो चाहे इन पर जब चाहे अत्याचार कर सकता है, लेकिन कभी ऐसे लोगों को कठोर विरोध करते हुए एक नए समाज की स्थापना करने का आह्वान करता है कि ऐसा करना कहीं से उचित नहीं है। कवि सामान्य जनों को अपने काव्य द्वारा यह बताना चाहता है, लोगों में चेतना भरना चाहता है कि गरीब का विरोध करते हुए अपने हक के प्रति लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कवि चाहता है कि हर व्यक्ति अत्याचारियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करे। इसलिए कवि कहते हैं कि जब गरीब बस्तियों में नव चेतना का स्वर बुलंद हुआ तो आराम पसंदों के कान खड़े हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जनता सहती रहती है तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और जब गरीब जनता उसका विरोध करना शुरू कर देती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। किनके? नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं जो लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। कहा कि आने सभी साधन जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। कहा कि कवि का कहना है कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपनी हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। उनका जुल्म बढ़ता ही रहता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है? ये हमारी बेपरवाहियों के कारण परिस्थितियों से लड़ने और अपने सुखमय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अत्याचारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर अपने सुख साधन के लिए उतावले हो जाते हैं। कवि आगे भी कहना चाहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते और जनता के अत्याचारियों का जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलते। कहा कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूल नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, आवाज़ बुलंद करने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि नेताओं से उनको डर भी होता है। जो उन पर अत्याचार करते हैं वो लोग हर तरह से सामर्थ्यवान होते हैं, उनके आगे जनता नतमस्तक रहती है, उनका विरोध करने से डरती है। इसलिए उनका हर अत्याचार वो सहन करते चली जाती हैं और उसका विरोध नहीं करती। ये था हम लोगों का हमारी नींद
शीर्षक कविता। कवि जब कुछ लिखना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो खो जाते हैं। जब तक व्यक्ति कुछ लिखने के समय खोएगा नहीं, तब तक कुछ लिख नहीं सकता है, क्योंकि लिखने के क्रम में शब्द और अर्थ एक साथ मिलते चले जाते हैं। जब वो उस धारा में बहने लगता है, उसे कहीं खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उसी में बहने लगता है। वही कहा, हमारी नींद के दौरान क्या क्या हो गए उन्हें पता ही नहीं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन आंसर कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। बिंब क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है? तो कहा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने एक बिंब की योजना की है कि किस प्रकार बीज मिट्टी, पानी, धूप, हवा के संपर्क में आकर एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तात्पर्य यह है कि शून्यावस्था एकदम जीरो से शुरू होकर व्यक्ति के मानस में कल्पना रूपी बीज जब बाहरी जगत में आता है और उसके सानिध्य में अपने आप को स्थापित करता है, तो वही कल्पना काव्य का रूप ले लेता है। और कवि ने बीज के माध्यम से काव्य कला की रूपरेखा एक बिंब के रूप माध्यम से पेश किया है। यही था हमारा बिंब कि इसी के आधार पर इस कविता की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि जीवन क्रम, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? इसके माध्यम से कवि ने कहा कि मक्खी के जीवन क्रम द्वारा वह यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन तुच्छ होता है, उसी प्रकार गरीब जनता का भी जीवन निकृष्ट होता है, अर्थात तुच्छ होता है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसके बाद गरीब में जन्म लेने वाले कुछ गरीब या तो अपने दीनता के कारण दम तोड़ देते हैं या अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने में काफ़ी दंगे में मारे जाते हैं। दंगे तो करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं। उसमें वो मारे जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज की जाती है, बम बरसाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जनता अत्याचारियों के जुल्म का शिकार हो जाती है। इनके जीवन का मूल्य मक्खी के समान होता है, कोई अस्तित्व नहीं है इनका। ये है गरीब जनता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? तो इसमें बताया, कवि का कहना है कि गरीब बिल्कुल डरा हुआ होता है, जिसके कारण उसने मान लिया कि गरीब या अमीर होना ये ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि वह डरा हुआ है, वो करे तो करे क्या? ईश्वर ने जिसे अमीर बनाया है वह उसके सौभाग्य का फल है, वो भाग्यशाली है। कहने का तात्पर्य है कि उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि वो संपत्तिशाली होगा। ऐसा गरीबों ने सोच लिया और सोचकर यह निश्चित किया कि हमें अत्याचारियों का विरोध नहीं करना चाहिए। वे अत्याचारियों के विरोध के बदले देवी का जागरण पूर्ण उत्साह के साथ करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उनकी भागीदारी होती है, लेकिन अपने ऊपर अत्याचार ढाने वालों के जुल्म का प्रतिकार नहीं करते, उनका विरोध नहीं करते। साथ तो देते हैं लेकिन विरोध नहीं करते। कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख
कर यह स्पष्ट करना चाहा है कि आवाज बुलंद करना गरीबों को सीखना चाहिए और इसी से वह शोषण का शिकार होता है और हर जुल्म को ईश्वर का विधान मानकर सहने लगता है। वह यह सोचता है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में यही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका विरोध अगर किया जाए तो जरूर उसका कुछ रिजल्ट सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। इसके बारे में कहा कि कवि उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जो सुविधा भोगी हैं, आराम को पसंद करते हैं और सुख साधन संग्रह करने के बावजूद अपने शोषण की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते हैं, वो आदत नहीं छोड़ते हैं। शोषण करके सामान जुटाना है तो जुटाना है, ये सोच लेते हैं। कवि ने इन अत्याचारियों के माध्यम से देश के नेता, अधिकारियों, पदाधिकारियों की ओर संकेत किया है कि यही लोग ऐसे हैं जो जनता पर अत्याचार करते हैं। जनता अपनी जान देकर आर्थिक विकास में संलग्न रहती है और उच्च पद पर बैठे सत्ताधारी गरीबों का हक मारते चले जाते हैं। कहने का मतलब उसको डकार जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 5, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। इनकार करना भूलने वाले कौन है, तो कहा कि इनकार करना, कवि का कहना है कि इनकार करना न भूलने वाले वैसे लोग हैं जो देश के शोषक वर्ग हैं। कौन है इसमें? नाम आया नेताओं का, पदाधिकारियों का, अधिकारियों का नाम आया। उसके बाद हर कीमत पर वह अपना प्रभुता यानी अपना दबदबा बनाए रखते हैं जनता के ऊपर। इन अत्याचारियों का उद्देश्य यही होता है कि गरीबों पर अत्याचार करना। इन्हें सामाजिक विकास की कोई चिंता नहीं होती, ये हर कीमत पर अपना विकास चाहते हैं। देश की समस्या सुलझाने के प्रश्न पर इनकार करना नहीं भूलते, तो गरीब जनता भी इन अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के बजाय जुल्म सहती रहती है, लेकिन विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। विरोध करती है लेकिन इनकार करती है, अगर विरोध भी करती है तो शिकार हो जाती है, उसको प्राण गंवाना पड़ता है, उन पर लाठी चार्ज होता है, बमबारी होता है, ये सारे जुल्म उन पर ढाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो कहा कि प्रस्तुत कविता हमारी नींद में यह बताया गया है कि सुविधा भोगी और आराम पसंद लोग का जीवन बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए चलता रहता है। कवि ने कविता का शीर्षक हमारी नींद के माध्यम से जनता की अज्ञानता को उजागर करने का प्रयास किया है और कहा है कि रूढ़िवादी विचार के कारण जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध नहीं कर पाती। इस जागृति के लिए कवियों को अपना मौन त्याग कर जनता में नव चेतना का संचार करने का प्रयास किया है, क्योंकि अत्याचारी तब तक अत्याचार करते रहते हैं जब तक उनका दुष्कर्म का पर्दाफाश नहीं होता। वो तब तक जनता पर जुल्म ढाते रहते हैं, उन पर अत्याचार करते रहते हैं। कविता का शीर्षक हमारी नींद परिस्थितियों के अनुकूल एक सार्थक है, जैसी परिस्थिति चल रही है, क्योंकि कवि का उद्देश्य समसामयिक वस्तुस्थिति का चित्रण करना है
उसके बाद कहा क्वेश्चन नंबर 7, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। लाउड स्पीकर पर ये गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ धमाके से, लाउड स्पीकर पर। ये क्या हुआ? तो इस व्याख्या को हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बीरेन डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि गरीब बस्तियों में धमाके से देवी का जागरण हुआ और उस जागरण में हमारी गरीब जनता शामिल हुई और शामिल होने के बाद उसके बाद उनका साथ भी दिया। जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं उनका साथ भी दिया, क्योंकि हमारी गरीब जनता उनसे डरी हुई है। डरने के बावजूद भी उनके साथ देवी का जागरण बड़े धूम धमाके से किया, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार करके सभी साधन जुटा लिए हैं। कोई चीज की कमी उनके पास नहीं है, इतने साधन जुटा लिए हैं और उनके डर से, अत्याचारियों के डर से गरीब जनता उनका साथ देती है और देवी का जागरण संपन्न कराती है। उसके बाद है ख, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। इसके बारे में क्या कहा? कवि का कहना है, वही आपका कवि परिचय सबसे पहले रहेगा और उसके बाद उसमें लिखना है कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि अत्याचारियों ने सारे साधन जुटा लिए हैं जो उनको आवश्यक है और उसके बाद भी अपना स्वभाव ठीक नहीं किया, अत्याचार करना बंद नहीं किया, जुल्म ढाते ही रहे गरीब जनता पर, क्योंकि उन्हें और साधन चाहिए। तात्पर्य यह है कि अत्याचारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर अपने सुख साधन पर अधिक ध्यान देते हैं, उसी में भूले रहते हैं। कभी आगे भी कहते हैं कि आज भी वैसे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अत्याचार करके, गरीबों का शोषण करके धन इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। उसके बाद है हमारी नींद के बावजूद। उसी तरह से फिर लिखेंगे, कविता का परिचय देंगे। कवि का परिचय देने के बाद फिर इसको लिखेंगे। किस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि हमारी नींद के दौरान, किसकी नींद के दौरान? कवि की नींद के दौरान, जब वह मिट्टी, एक पौधा, एक बीज मिट्टी और हवा के साथ जब वो हवा के संपर्क में आता है, तब वो धरती से ऊपर उठता है और ऊपर उठ कर के एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार एक कवि भी उसी के कवि समान होता है, लेकिन जब वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का विचार करने लगता है तब वह गहरी नींद में सो जाता है। ये सामाजिक विचार क्या है? समाज का विचार यही है कि अत्याचारी गरीब के ऊपर जुल्म ढाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं।
कोई भी व्यक्ति जब गहरी नींद में खो जाता है, गहरी नींद का मतलब कुछ लिखने जब जाता है तो वह गहरी कल्पना में खो जाता है, तभी वो किसी चीज़ को लिख पाता है। यही था हमारी नींद। उसके बाद है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा शक्ति है या सीमा, ये लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि प्रस्तुत कविता भाषा की शक्ति है या सीमा, इसे स्पष्ट कीजिए। इसके माध्यम से कवि ने कहा कि हमारी नींद भाषा तो सहज भाषा है, सरल भाषा है, लेकिन इसका भाव बहुत गंभीर है। कवि ने सहज शब्दों के प्रयोग द्वारा यह बताया है कि विषय वस्तु का प्रतिपादन, विषय वस्तु को बताना यथार्थ को सामने रखकर, यथार्थ मीन्स सच्चाई को सामने रखकर किया गया है। इस यथार्थ चित्रण के कारण कविता का भाव में चमत्कार आ गया है, ये सच्चाई है। अतः यहाँ भाव गंभीर होती है, जिसमें शब्द चमत्कार गौण हो जाता है। अतः प्रस्तुत कविता के में सामान्य शब्दों के प्रयोग के बावजूद भाषा बहुत भावपूर्ण हो गई है, इसलिए इसके अर्थ को जानने की कोशिश अधिक नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भाषा की शक्ति और सीमा सच्चाई को बताने वाली है, जिसके कारण कवि के काव्य में शोभा आ गई है, शोभायमान हो गया है, काव्य सौंदर्य आ गया है, यही कहा जा सकता है। कहा कि इसमें यथार्थ का वर्णन किया गया है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कोई भी अत्याचारी अत्याचार करते हैं, गरीबों पर उनका शोषण करते हैं, लेकिन गरीब जनता उसका विरोध नहीं कर पाती है, खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उनसे डरती है। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।